आज की इस रविवारी गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का विषय महत्वपूर्ण है और तिथि के अनुसार भी कहा जाए तो बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भारतीय दर्शन में गुरु की भूमिका सत्य से साक्षात्कार कराने की है, सत्य का दर्शन कराने की है। और जब सत्य की बात होती है तो कई तरह के सत्य दिमाग में आते हैं। गणित का विद्यार्थी होने के नाते कह सकता हूँ कि सबसे पहले जिस सत्य की बात आती है वो आती है परम सत्य की बात, एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात। उस पर भी चर्चा होगी कि परम सत्य होता भी है कि नहीं होता है, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जितने भी सत्य हम सबको और भी दिखाई पड़ते हैं वे सारे के सारे कहीं ना कहीं सापेक्षता सत्य की बात करते हैं, रिलेटिविस्टिक ट्रुथ की बात करते हैं। और भी सत्य को देखने की कोशिश की जाए तो दो तरह के सत्य की बात करना और भी ज़रूरी हो जाता है, जिसमें से एक सत्य को हम कह सकते हैं कि वो गढ़ा हुआ सत्य है जिसका हम निर्माण करते हैं, और दूसरा सत्य हम कह सकते हैं जो मढ़ा हुआ सत्य भी है, जो हमारे ऊपर थोप भी दिया जाता है। तो बहुत सारे सत्यों के बीच में आज का जो विषय है पोस्ट ट्रुथ, उत्तर सत्य, इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हम सबके बीच में वरिष्ठ साहित्यकार श्री प्रकाश मिश्र जी हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि वे मंच पर आएं और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। श्री प्रकाश मिश्र जी। मित्रों, सत्य का मामला बहुत विस्तृत है। दुनिया के सारे दर्शन उसी के इर्द गिर्द रचे गए हैं। मैं जो बात करता हूँ उसके बड़े ही छोटे से क्योंकि इधर का एक डेवलपमेंट है, उसको लेकर के मैं कर रहा हूँ। उसको उत्तर सत्य कहा जा रहा है। ये उत्तर सत्य शब्द जो है ये 16-17 में प्रचलन में आया है पोस्ट ट्रुथ के नाम से, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो कि हर तीसरे चौथे वर्ष में रिवाइज करती है, तो अपने 2020 के एडिशन में उसको इनकॉर्पोरेट भी कर दिया है। पिछली शताब्दी के 7वें-8वें दशक में चिंतन के क्षेत्र में एक परिवर्तन ये आया कि जितने हमारी जानी पहचानी अवधारणाएँ थी सब में उत्तर पोस्ट प्रीफिक्स करके बात की जाने लगी, और उसका जो पहला मैंने जो प्रकट रूप था वो उत्तर आधुनिकता का था। ये जब उत्तर आधुनिकता का जब प्रचलन आया तो उसके तत्काल दो रूप बन गए। एक रूप ने ये माना कि जो आधुनिकता के जो बड़े बड़े नैरेटिव्स थे वो नैरेटिव्स टूट गए और उनकी जगह छोटे छोटे नए नैरेटिव आ रहे हैं। इसलिए उत्तर आधुनिकता एक नया दर्शन है। और दूसरा विचार ये था कि चूँकि आधुनिकता का ये एजेंडा जो आधुनिकता का राह दिखाया गया था उसके अनुरूप पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये उत्तर आधुनिकता जो है उसी को पूरा करने का एक नया ढंग है। उसके बाद ये हुआ कि हर चीज़ में सबसे पहले तो उसको अंत की बात कही गई और फिर उसमें उत्तर जोड़ करके देखने लगा
जैसे इतिहास का, साहित्य का अंत, दार्शनिक का अंत, दर्शन का अंत, हर चीज़ का पहले अंत की घोषणा की गई और फिर उस अंत के बाद पोस्ट लगा करके देखने की बात शुरू हो गई। उत्तर उपनिवेशवाद, उत्तर साम्यवाद, तो मैंने इस तरह के शब्द भी चलते हैं। इन सबों का कल्मिनेशन जो है वो अंततः उत्तर सत्य में हुआ, क्योंकि सत्य ही आधार होता है किसी भी विमर्श। मैं उस विमर्श की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि पॉलिटिकल एंगल वाला होता है, जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श। ये विमर्श में इसलिए आए कि ये पॉलिटिकल एंगल जोड़ा गया, लेकिन ये है जो विमर्श था, तो ये पॉलिटिकल एंगल उसका एक पार्ट तो जरूर था, लेकिन एक बृहत्तर फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्शन का अंश। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि सत्य होता है और सत्य जनरली छुपा हुआ होता है, ढका हुआ होता है, उसको डिस्कवर करना होता है, उसको खोजना होता है। जो पीड़ित है तो उसका ध्यान हटा करके और जो दबा हुआ है उसको दिखाना होता है। उस सत्य के बारे में माना जाता था कि वो सत्य जो है वो तथ्य पर आधारित होता है। सत्य का एक डिफिनेशन जब मैं शिलांग में था तो वहाँ पर पाणिग्रही करके फिलॉसफी के प्राध्यापक थे, कभी चर्चा में उन्होंने बतलाया था कि सत्य जो हम लोग कहते हैं वो सेट ऑफ आइडियाज करस्पॉन्डिंग विद द सेट ऑफ फैक्ट्स विद ए नेसेसरी रिलेशन, उसको सत्य कहते हैं। इस चीज़ को एकदम से इसमें निगेट किया गया और कहा गया कि होता होता नहीं है सत्य, सत्य को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सत्य के कुछ गुण बताए जा सकते हैं, जैसे कि सत्य एब्सोल्यूट, सत्य सर्वव्यापी, सत्य सार्वकालिक, सर्वदेशिक, सत्य अजन्मा होता है और अमृत होता है, वो मरता भी नहीं है और उसका जन्म भी नहीं होता है, वह होता है। हमारे वेदों में आता है सत्यम च ऋतम च, क्योंकि जगत जो है ये सत्य और माने ये जो दृश्य जगत जो है ये सत्य और ऋत से बना हुआ है। सत्य माने ये सेंस और ऋत वह सिद्धांत जिस पर वह ये सेंस बरतता है, सार्थत्व बरतता है। अब ये कहा जाने लगा कि सत्य तो होता ही नहीं है। वह सत्य की जो अवधारणा थी वो वेरिएबल थी, माने वेरिएबल है, वेरीफाइएबल, उसको वेरीफाई किया जा सकता है। उसके लिए तीन सिद्धांत जो है दार्शनिकों ने हमारे बनाया था। एक तो जो था उसको अनुरूपता का सिद्धांत कहते हैं, कि अगर कोई सत्य है तो उसके अनुरूप तथ्य है और उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि पानी बरस रहा है, तो अगर हम कमरे में तो बाहर निकल करके देख सकते हैं कि पानी बरस रहा है, तो पानी बरस रहा है तो ये सत्य है, और पानी नहीं बरस रहा है तो ये झूठ है। जो पॉजिटिविस्ट दार्शनिक है, अपेक्षवादी है, वो इसको लेकर के चलते थे। ये जो तथ्य जिस पर कि ये सत्य आधारित होता था वो एक ऐसी चीज होती थी जिसको कि कोई भी वेरीफाई कर सकता था, एक चीज। और दूसरी चीज ये थी कि ये तथ्य जो था वो मतलब कि ना अपने आप में एक यत्ता होता था, उसकी अपने आप में उस एंटिटी की कुछ जटिलता हो सकती थी, वो दूसरी बात। जैसे कहा जाए कि
3 स्टेटमेंट हम ले लेंगे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, सुभाष चंद्र बोस की हत्या, सुभाष चंद्र बोस की हत्या एक षड्यंत्र के तहत है। तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई, ये नोन फैक्ट है, वेरीफाइड फैक्ट है। अब हत्या हुई, ये वेरीफाइड फैक्ट नहीं है, इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा इसको सत्यापित करने के लिए। और ये हत्या कॉन्स्पिरेसी में हुई तो ये और जटिल हो गया कि पहले हत्या हुई, इस्टेब्लिश हो तथ्य, और तब ये इस्टेब्लिश हो कि वो हत्या एक षड्यंत्र के तहत हुई, ये और जटिल हो गया। लेकिन ये जटिलता के कॉम्प्लिकेशन के नाते सत्य तथ्य से हट नहीं जाता, तब उसको खोजने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल इसके तो मैंने एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन बर्ट्रैंड रसेल सबसे अच्छा विश्लेषक है इस चीज़ के, उनकी जो किताब है जो थियरी ऑफ नॉलेज है, उसमें वो इस चीज़ को रख कर इस सत्य को जानने का एक दूसरा ढंग होता है, वो संगत वाला। जैसे कि हम कोई स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट में यानी जो कहा जा रहा है और जिसके बारे में कहा जा रहा है, दोनों को कनेक्ट किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसमें वो सारी बात नहीं आ पा रही है जिसके के बारे में ये कहा जा रहा है। उसको समझाने के लिए रूपक गढ़ा जा सकता है, और जिसका रूपक गढ़ा गया है और जिसके बारे में रूपक गढ़ा गया है, उन दोनों को जब जस्टापोज करते हैं विचारों में, तो ये जाहिर हो जाता है कि कितना पोर्शन एक दूसरे पर ओवरलिस्ट हो रहा है, ओवरलैप। दार्शनिकों ने कहा कि उतना तक तो सत्य है, और जो छूट जा रहा है वह असत्य है। माने सत्य के भी अंग हैं, और सारे अंग अगर कन्फर्म हो जा रहे हैं तो वो सही है। जितना पोर्शन उस अंग का कन्फर्म नहीं हो पा रहा है वह असत्य है। हीगेल, ब्रेडले वगैरह इस दर्शन के रखने वाले हैं। एक तीसरा जो सोचने का ढंग था वो व्यवहारवादियों का। उनका ये कहना था कि अगर सत्य है तो उसका प्रमाण होगा, एक चीज, और अगर सत्य है तो उसका उपयोग कुछ करने के लिए किया जाना है। अगर उसका उपयोग करने के लिए नहीं किया जा सकता है तो वो सत्य हो तो भला, न सत्य हो तो भला। और ये विचार जो था ये भौतिकवादियों का था। भौतिकवादियों का एक दर्शन मार्क्सवाद। मार्क्सवादियों ने कहा कि हाँ, वही तथ्य उपयोगी है और उस तथ्य के ऊपर आधारित वही सत्य उपयोगी है जिसका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ के रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए। लेकिन तब उन्होंने ये राइडर उस पर रखा। राइडर ये रखा कि जो भौतिक तथ्य है वो चूँकि वेरिएबल होता है, रूप बदलता रहता है, डॉक्सा में रहता है, अनुप्रवमान रहता है, इसलिए उसके सत्य होने पर थोड़ा संदेह हो सकता है। लेकिन जो विचार है वो प्रवमान नहीं, वो स्टेटिक होता है। तो प्लेटो वाला उदाहरण लेते हैं कि जैसे हम कहते हैं गाय, तो गाय का ये बिंब हमारे मन में बना हुआ है, तो चाहे जैसे भी बना हो, इंद्रियों के द्वारा तमाम गायों को देखने से और उनके जनरलाइजेशन से बना हो, चाहे जैसे बना हो, पर एक बिंब हमारे मन में गाय है। वो पर्टिकुलर गाय से रिजेंबल करे ये जरूरी नहीं है ना। तो ये जो गाय है वो जो हमारे मन में जो एक स्टेटिक रूप में बना हुआ है सत्य, उसके अनुरूप होता है या सत्य हुआ होता है।
और जो उसका जो रिफ्लेक्शन है जगत में, जो दिखाई देता है उसके अनुरूप, वह उतना सही मुझे कुछ जरूरी नहीं है। फिर अब ये जो विचार थे, तो ये जो हमारे समय में दो चीज़ें सेमियोटिक्स के माध्यम से है, अर्थ विज्ञान और क्या कहेंगे संकेत विज्ञान के माध्यम से, और उसका इस्तेमाल ये उत्तर सत्य को क्या कहेंगे जस्टिफाई करने के लिए किया गया। तो ये किया गया कि इसके दो रूप थे। एक तो विखंडन वाला रूप था, डिकॉन्स्ट्रक्शन। तो डिकॉन्स्ट्रक्शन तो भाषा का होता है। तो ये मान लिया गया कि एक पेरिफेरी है जिसमें कि कोई स्टेटमेंट दिया गया है, और इस स्टेटमेंट के जब हम टुकड़े टुकड़े करते हैं तो उससे को आप वह सकते हैं। और एक दूसरा जो है जिसको कि निर्वचन कहते हैं, हम अंग्रेजी के शायद आर्टिकुलेशन कहते हैं, कि वो निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, और उस बनाने का यह व्यावहारिक पक्ष है। जैसे नेता एक तथ्य बनाता है, उस तथ्य को प्रोपोगेट करता है, उसका एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है, और वो उसको बार बार इस तरह से मानो प्रोपोगेट करता है कि लगता है कि वो जो कह रहा है बस वही सत्य है, और उससे इतर या जो उसको कंट्रडिक्ट करने वाला है वह सत्य नहीं है, वो झूठ है। इसी तरह से अर्थशास्त्री कुछ डाटा ही इकट्ठा करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको मन से और उससे कुछ कंक्लूजन निकालता है, उसका इस्तेमाल वो फर्दर चीज़ के लिए करता है, उसको रीवेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसके आधार पर वो एक पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और कहता है कि ये सत्य है। यही बात दर्शन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, जैसे कि प्रमेय त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। क्या त्रिभुज बन पाता है? कहा जाता है कि लाइन जो बनती है वो इतनी सूक्ष्म होती है कि वो लाइन खींची ही नहीं जा सकती। तो जब वो लाइन खींची ही नहीं जा सकती, और तब लाइनों के द्वारा बनाया गया यह जो त्रिकोण है, और जो कि दो समकोण में तब्दील हो जाता है उसका परिणाम, तो ये अपने आप में ये हो जाता है। दो दार्शनिक कहते हैं कि दिए गए स्टेटमेंट और दिए गए तथ्य में एक न भरे जाने वाला गैप होता है। यह जो न भरा जाने वाला गैप होता है यही सत्य का निर्माण करता है, और यह उत्तर सत्य के लिए मुफीद चीज है। जैसे हम कहें कि स्वप्निल श्रीवास्तव बड़े सुंदर है, दूसरा आदमी तुरंत कह सकता है कहाँ से सुंदर है। तो ये सुंदर कहने का अपना अपना मानदंड है। अफ्रीका का आदमी जिस चीज़ को सुंदर अपने यहाँ के आदमी को कहता है वो हमारे लिए भद्दा लगता है, जो हमारे लिए भद्दा लगता है वो उसके लिए सुंदर है। तो एस्थेटिक्स में भी ये गढ़ा जाता है सत्य, ये सत्य सुंदर, यह तो सत्य हो सकता है, लेकिन व्यक्ति विशेष सुंदर है, एक चीज़ विशेष सुंदर है, एक मकान विशेष सुंदर है, इसके ऊपर ओपिनियन डिफर कर सकते हैं। अब इस तरह का जो कन्फ्यूजन पूरे दुनिया में पैदा किया जा रहा है, उसका शासक वर्ग बहुत दूसरे तरह से उसका उपयोग कर रहा है। उसका उपयोग वो ये कर रहा है, जैसे परंपरागत रूप से यह माना जाता रहा है कि किसान खेती करना जानता है, कितनी जुताई करनी है खेत का, कितना बीज डालना है, उसमें कितना पानी पड़ना चाहिए, कितनी खाद पड़ना चाहिए, कितने महीने में फसल तैयार होगी, उसकी निराई गुड़ाई किस तरह से हो, यह किसान आपाई तरह से इंट्यूटिवली और परंपरा से जानता है। बच्चा कैसे पैदा हो हर औरत जानती है, और अब तो नहीं,
लेकिन कुछ समय पहले तक गांव में ऐसी औरतें होती थी जो कि बच्चा पैदा करा देती, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। इस तरह से कोई भी लिखे पढ़े लोगों ने कहा कि वो तो गंवार है, क्या जानता खेती क्या है। मैं एयर कंडीशनिंग में बैठ इतनी पोथियाँ पढ़ के, इतना रिसर्च करके जो मैं बता रहा हूँ यह सही, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? उसका परिणाम ये हो रहा है कि वो जिस तरह का उसने बीज बना दिया है वो खेतों में डाला जाता है। अगर उतना पानी खाद या वो वातावरण नहीं मिल पाया जलवायु को, तो ये तो उगता ही नहीं, और अगर उगता भी है तो उसमें फल नहीं लगता, और फल अगर लग भी गया तो वो फल ऐसा नहीं होता है कि जिसको फिर बोले तो वो चले। तो यह बना करके और यह कह करके कि जो जानता था कि नेचुरल करने वाला है वो तो गंवार है, हम जो बता रहे हैं यह सही है, ये एक पोस्ट कर और भी इसका इस्तेमाल कहा जा रहा है कि करीब 2.25 बीघा खेत हो तो 4 आदमी का या 5 आदमी का परिवार चल सकता है, लेकिन उस 2.25 बीघे में इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है कि उसमें सैकड़ों आदमी काम कर सकते हैं, उनको रोजी रोटी मिल सकती है, उनका परिवार चल रहा है। इसलिए खेती वाली जमीन को ले लिया जाए, अपनी तरह से उसमें इंडस्ट्री किया जाए और सरकार इसको इनकरेज करती है। ये उसी कंस्ट्रक्टेड ज्ञान के ऊपर, उस कंस्ट्रक्टेड ज्ञान के आधार पर ये बात कही जा रही है और की जा रही है। पहले माना जाता था, हमारे ख्याल से 80 तक ये थी कि आदमी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप, वो 90 और 150 होता है। दुनिया भर की दवा बनाने वाली कंपनियों ने यूनाइटेड नेशंस के जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लॉबिंग करके दवाओं बनाया कि इसको रिड्यूस किया, और आज 80 और 140 माना जाता है। 80 से ज़्यादा हो गया तो खास करके शहर में लोग दवाई लेना शुरू कर देते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव प्रूफ के आधार पर और भी इसके शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ी के ऊपर आपकी नजर ना जाए, आप उसके लिए न चिल्लाएं। आपके मन में पहले से भर दिया जा रहा है कि आपका ज्ञान तो दुनिया में सर्वोपरि था और आप विश्व गुरु बनने के काबिल हैं और विश्व गुरु बनने निकल रहे हैं। उसके लिए पढ़ाई वढ़ाई की कोई खास जरूरत नहीं है, या जिस तरह की पढ़ाई आपको दी जा रही है वो आपके लिए पर्याप्त है। आप अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह की चीज़ों के बारे में चर्चा न करें, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप चर्चा न करें, उसके लिए आपके सामने राम मंदिर, बड़ी बड़ी चीज़। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, जो हो रहा है तो क्योंकि ये सुलभ है, अपने देश की बात है, आसानी से समझ में आ जाएगी। ये चीज़ पूरी दुनिया में हो रही है, ये खाली भारत में ही नहीं हो रहा है। ये 80 और 140 ब्लड प्रेशर का ये सिर्फ भारत के लिए ही मानक नहीं है, ये मानक पूरी दुनिया के लिए बना गया है। और कहा जा रहा है कि दुनिया क्योंकि एक विश्वग्राम में एक छोटे से बाजार में तब्दील होती जा रही है, नॉलेज का इतना क्विक वितरण हो जा रहा है, तो उसके नाते ये जो सत्य निर्मित हो रहा है, ये निर्मित सत्य जो है ये और भी गड़बड़ है। इसका काट भी नहीं बन पा रहा है। इसका काट क्यों नहीं बन पा रहा है? पहले जो काट बनता था वो विशेषज्ञों के द्वारा बनता था। जैसे, और उस विशेषज्ञों को कोई बहुत अलग से खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यज्ञ कैसा होगा, पंडित उसका विशेषज्ञ होता है।
और वह जो बात कहता था वो सही बात थी। व्यापारी जो कीमत तय करता था अपने उत्पाद का, तमाम ऐसे उत्पाद करने वालों के साथ मिलकर के, वह सही होता था। सरकार को वो उत्पाद का कीमत तय करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो इस तरह से वो तय करता था कि खरीदार को भी कोई घाटा नहीं होता था, दोनों का मन संगत मिल जाता था। आज दोनों के बीच में एक वाइट गैप आ गया है। यह गैप भी निर्मित गैप है और उस गैप को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा जा रहा है कि सत्य तो यह है, हमारा डाटा ओरिएंटेशन तो ये बता रहा है, इसलिए ये चीज ऐसे है। इसका उपयोग इस तरह से। एक और समस्या है, अगर विशेषज्ञ तय करते हैं तो अगर दो विशेषज्ञों के विचार में कंट्रडिक्शन हो तो उसका समाहार कैसे होगा। जैसे नोटबंदी से लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तर्क के साथ ये कहेंगे कि नोटबंदी से बहुत नुकसान हुआ। वहीं पर दूसरे लोग मिलेंगे, कहा कि नहीं साहब नोटबंदी से तो बहुत फायदा हुआ, और दोनों बताने वाले विशेषज्ञ हैं। तो किस विशेषज्ञ की बात वाकई सही है, उसको जांचने का मानदंड जो पहले सत्य होता था उसको ब्लर कर दिया गया, धुंधला कर दिया गया, एक तरह से मूंझल कर दिया गया है। ये गड़बड़ी हो रही है। इसके अलावा आज हम सब लोग विशेषज्ञ हैं। किसी भी बात के ऊपर प्रश्न उठता है तो हम क्या कर रहे हैं, फट से गूगल से पूछ रहे हैं। गूगल में क्या फीड है और कितना सही फीड है, इसको वेरीफाई करने का कोई रास्ता नहीं है। ओरिजिनल बुक में जो दिया हुआ है क्या वही गूगल में फिट है। ये जो सरकारी डाटा जो वहाँ पर फिट किया जा रहा है क्या वो डाटा सही है। मैं एक उदाहरण अपने बारे में बताऊँ। गूगल में जा कर के मेरे बारे में पूछिए तो वो कुछ बताता है, उसमें तमाम बातें गलत हैं। जैसे कि वो ये बताता है कि मेरा एक उपन्यास है सर्पमणि की चूर्ण चमक। यह उपन्यास में मैंने लिखा जरूर है, वो पब्लिश नहीं है, इसलिए उसको ये बताना कि ये किताब पब्लिश है झूठ बनाना है। जो लड़का मेरे ऊपर रिसर्च कर रहा होगा और ये कोट करेगा कि ये उपन्यास छपा हुआ है वो गलत है। और यही नहीं, कई एक यानी वो तथ्यगत भूल है। मेरा डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर गलत है, मेरी किताबों की संख्या वहाँ पर गलत है, जिस क्षेत्र में मेरा स्पेशलाइजेशन है वो भी गलत है। लेकिन गूगल खोल करके आप तुरंत कहता है कि नहीं नहीं ये तो इसमें दिया हुआ है यही सही है। तो इस तरह की जो विशेषज्ञता हर व्यक्ति अपने लिए, ये जो माना कि क्या कहेंगे मास मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से गैदर कर ले रहा है, और उसके नाते उसको ये लगता है कि सत्य तो हम जान रहे हैं, और उस नॉलेज के आधार पर यह जो कंस्ट्रक्टेड जो सत्य बन रहा है, जो तथ्य से विहीन, जो माने कि निरा तथ्य पर आधारित जो सत्य बन रहा है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज्ञान और तर्क आपके मन में नहीं आने पा रहा है। तो ये तमाम तरह के खतरे ये उत्तर सत्य से हो रहे हैं, और ये उत्तर सत्य जो है ये देश का काम कर रहा है। उत्तर आधुनिकता के द्वारा फैलाए गए कन्फ्यूजन को स्ट्रेंथन करने के लिए, और उस उत्तर आधुनिकता का लाभार्थी दो, एक तो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और दूसरे पश्चिम के जो डोमिनेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये उत्तर सत्य के रेमिफिकेशन के रूप में, खास करके उनका जो निगेटिव पक्ष है ये हम लोगों के सामने आ रहा है। अब हम लोग बातचीत करेंगे तो कुछ और बातें निकलेंगी, एकदम जो प्रिलिमिनरी बेसिक बात है वो मैंने बताया। मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि इतनी तरह की बातें कही जा चुकी हैं और अलग अलग संदर्भ में कही जा चुकी हैं।
पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जो उत्तर सत्य का विषय है उसका एक संदर्भ है। अगर उसको बहुत सारे संदर्भों में आप उसे ग्रहण करेंगे तो आप उसका सत्य नहीं समझ पाएंगे। ये पहली चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा था। ये संकल्पना या ये संप्रत्यय पोस्ट ट्रूथ का जो आया है, जैसा कि मिश्र जी ने बताया, ये बहुत पुराना नहीं है, बहुत नया है। तो इस बात को शायद समझने की आवश्यकता है कि क्या नया कहा जा रहा था इसके माध्यम से, या अगर इसको जो है निर्मित किया गया पोस्ट ट्रूथ जैसे विषय को, तो इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई। अगर केवल इतना ही था कि हाँ सत्य जो है अंतिम सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, या अंतिम सत्य जैसी कोई चीज़ होती है, अगर केवल इसी बात का निर्णय करना होता तो शायद इस पर जो है विवाद पहले भी हो चुके हैं, उनकी आवश्यकता नहीं थी। पोस्ट ट्रूथ का, जैसे कि जहाँ से मिश्र जी ने बात शुरू की थी, उसको शायद समझने की ज़रूरत है कि 2-3 विषय हैं जिनके बारे में समझने की आवश्यकता है। एक है जिसको कि हम कहने लगे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। एक और भी विषय है जिसको लेकर आप शायद आज के समाज के बारे में अगर आप बात करें तो हमारी जो आज का समाज है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। और अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप देखना शुरू करते हैं तो जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी बात इन्होंने कही अंत में, कि आखिर जो है पोस्ट ट्रूथ की बात जो है उसका संबंध है कहाँ से, किससे है। तो उन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल से है। सवाल जो पोस्ट ट्रूथ का आता है वो ये है कि हाँ, क्या ऐसे तरीके अपनाए जा सकते हैं जिनके माध्यम से आपको विश्वास कराया जा सके कि यही सही है, केवल यही मात्र सही है, इसके अलावा कोई और दूसरा सही नहीं है। और दैट अलोन इज द ट्रूथ। ये क्या हो सकता है? अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको इस शायद कंपनी अगर ये सिद्ध कर देती है या ये समझा देती है कि इससे अच्छी कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती है, केवल यही है, और आप विश्वास करने लगते हैं, तो शायद आप समझने लगेंगे इस बात को भी। जैसा इन्होंने कहा कि गूगल में जो भी कुछ है वो सच है, आप ये मानते हैं, ये आपको समझा दिया गया है, ये आपको विश्वास होने लगा है कि हाँ गूगल में जो दिया गया है वो सही है। तो इस बात को शायद समझने की आवश्यकता है कि जब हम पोस्ट ट्रूथ की बात कर रहे हैं, जिस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वो आज का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आज का जो समाज है वो ये कोशिश करता है कि वो आपको वो समझाने की कोशिश करे जिसे आप खरीद सकें, और उसको उसी तरह से कहने की कोशिश करता है वो। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप देखने जाएं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल ढेर सारी तरह तरह की चीज़ें आपके पास आती रहती हैं जो आपको जो पुराने तथ्य थे उनके बारे में नहीं बताती। कहती ये है कि ये पुराने तथ्यों पर आधारित है, पर वो नए तथ्यों के रूप में उसे प्रस्तुत करती है आपके सामने कि यही होगा, यही होने वाला है, यही घटने वाला है। तो जब पोस्ट ट्रूथ की बात जहाँ पर की जा रही है वहाँ पर इस बात को शायद समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली जो प्रयास किया जा रहा है वो यहाँ पर ये किया जा रहा है कि किस तरीके से आपको
कुछ चीज़ें जो मेरे फायदे की हैं उनमें विश्वास करा दिया जाए। उससे मोरालिटी नहीं आती कहीं, उसमें सत्यमेव जयते वाली बात नहीं आती है, क्योंकि ठीक है आज मैं हार गया, कल को फिर मैं कमा लूंगा, यही संदर्भ। परसों को मैं फिर कमा लूंगा। जिस मोरालिटी की पहली बात आती थी, उस मोरालिटी में वो समाज जिस निर्माण करता था, उन मोरालिटीज़ का, उन नॉर्म्स का वो करता था, उस एथिक्स का निर्माण करता था जिसके आधार पर आपको चलना होता था। आज की तारीख में जिसकी बात हो रही है उसमें नॉर्म्स जो हैं वो अब विखंडित हो रहे हैं। जो एथिक्स वाली बात थी वो विखंडित हो रही है। नहीं तो 1000 करोड़ लेकर नीट की परीक्षा ध्वस्त नहीं की जाती। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मैं बड़े दुख के साथ ही कह रहा हूँ। लेने वाले लोग जो थे वो कहने को गुरु थे, जिस भी तरह के गुरु रहे हैं, गुरु घंटाल रहे हों लेकिन 1000 करोड़ उन्होंने लिए और उसके आधार पर जो था वो पेपर आउट कराया। कोचिंग वगैरह के माध्यम में वहाँ भी गुरु मिलते हैं, वो भी कुछ आपको यही इसी तरह से पढ़ाते हैं। तो इस बात को शायद समझने की आवश्यकता है कि जिस पोस्ट ट्रूथ की हम लोग बात कर रहे हैं, वो पोस्ट ट्रूथ जो है एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उसके एक विशेष उद्देश्य के को लेकर उसका निर्माण किया जाता है। इसीलिए बहुत तरह की चीज़ें हो गई, जिसको एक मीडिया का एक और नाम चला है ना, आप जिससे परिचित हैं। जी हाँ, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया। हाँ, कहा यह जाता था कि मीडिया जो है वो सत्य को उजागर करता है, इसीलिए बना हुआ है। लेकिन अब एक गोदी मीडिया हो गया है, जिसकी तरफ ये कह रहे थे, है ना, केवल उतना ही नहीं कि गोदी मीडिया ही हो, अब लगता ये है कि जो साइंटिफिक ट्रूथ जो है उसका भी कंस्ट्रक्शन होने लगा है। नहीं तो 3-3 नोबेल प्राइज कैसे मिल जाते? अगर एक ही ट्रूथ होता, अगर त्रिभुजों का योग जो है 180 डिग्री नहीं होता, तो इस बात को शायद समझने की ज़रूरत है कि जिन बातों की हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारे समाज से, हमारे मन से जुड़े हुए हैं, और वो आप जिस तरह से सोचते हैं, आपके जो विश्वास हैं, उन विश्वासों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है कि आप समझें कि बिल्कुल यही सही है, इसके अलावा और कुछ दूसरा सही नहीं है। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम आज समाज जिस तरफ जा रहा है उस तरफ हम समझ पाएंगे, और अधिक कुछ हम नहीं कर पाएंगे, केवल इतना कर पाएंगे कि हम अपने को थोड़ा सा बचा लें। अगर हम उतना कर लेते हैं और फिर ऐसे समाज का निर्माण के लिए हम तैयार होते हैं जिसमें सत्यमेव जयते हो, तो शायद जो है आपका वो समाज ऐसा होगा जिसमें कि सामाजिक समानता भी आ पाएगी, आर्थिक समानता भी आ पाएगी, और एक और बात कर रहे थे ना, पावर वाली बात कर रहे थे, वो भी आ पाएगी। और अगर ऐसा होता है तो हम सब लोगों के हित में होगा। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और विशेष रूप से जो है वक्ता का श्री प्रकाश ऋषि जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आप सबका जिन्होंने प्रश्न पूछा है बहुत सारे, मेरे ख्याल से और भी प्रश्न होंगे, पूछते रहिएगा, आते रहिएगा।